नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने UPPCS RO की यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ये वो क्लास है जो आप सभी लोगों के लिए प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जाती है इतना डिटेल में, यही आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता है केवल प्री क्वालिफाई करने से ही आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेंस की भी आपको साथ ही साथ तैयारी करके चलनी है। लेकिन ऐसा नहीं है मैं आंसर राइटिंग नहीं कराऊंगा, लेकिन चीज़ों को इतना डिटेल में बताऊंगा कि वो आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपके काम है। क्योंकि फिर बता तो भैया बहुत समय नहीं मिलता है, 3 महीने का अधिकतम समय मिलता है। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रख के चलिए और पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि आपके जो है दोनों चीज़ों की तैयारी होता रहे। और आपको पता है अभी हम लोग का पूरा ध्यान UPPCS के प्रीलिम्स पर होने वाला है। साथ ही साथ यार 70वीं BPSC की परीक्षा जैसा कि पता है आप सभी लोगों के लिए कि यहाँ पर जो है होने वाली है। नोटिफिकेशन काफ़ी दिनों से अटका पड़ा है, क्यों नहीं आ रहा है, मैंने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बताई हुई है। जल्द ही वही सूचना होगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर चलिए इस क्लास को चालू करते हैं। और चलने से पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ ये डेली प्रैक्टिस पेपर जरूर किया करें, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस पेपर करना बहुत ज़रूरी है। आप डेली जरूर से जरूर प्रैक्टिस पेपर किया करें। इसीलिए रोज़ सुबह 10 बजे आपके सामने क्लास जरूर से जरूर चलती है, ठीक है। तो ध्यान से इस क्लास को किया करें। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आप सभी लोग के सामने, चलिए जवाब दीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ, जैसा भैया आप जानते हैं, किस नदी का स्रोत है। मतलब यहाँ से कौन सी नदी निकलती, इन चारों में से बताइए। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, आप लोग को जवाब देना है, बताइए। आपको पता है कि अमरकंटक से जो पहाड़ी है वो आप देखेंगे जो मैकाल श्रेणी है जो आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है डी, जी भैया तूने क्या डी जवाब दिया, उससे कर लीजिए। नर्मदा जो भैया आपके अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। महानदी, जी भैया महानदी भी आप लोग का क्या है यहाँ पर, ये भी आपके निकलती है। सोन भी निकलती है, ताप्ती नहीं निकलती है, ठीक है, ताप्ती यहाँ से नहीं निकलती है। ताप्ती का उद्गम जो दक्षिण क्या नाम है, गाविलगढ़ पहाड़, ठीक है, गाविलगढ़ पहाड़ियों से जो है आपके निकलती है। कौन सा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको ताप्ती नदी के बारे में। और यह नदी जो है महाराष्ट्र राज्य में सतपुड़ा रेंज के 2 अस्परों और जलगांव पठारों के बीच पश्चिम दिशा में बहती है। आपको पता है ना कि यहाँ पर नर्मदा ऊपर और ताप्ती, ये दोनों किस दिशा में, दोनों आपके पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। और अमरकंटक पठार से जो ये 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, महानदी और सोन, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है एक नदी और है अर्नदो, कौन सी भैया, अर्नदो, ठीक है। ये भी आपके अमरकंटक से निकलती है, ये ध्यान देना। दरअसल ये नदी जो है आपकी जो अर्नदो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सी, गोदावरी की सहायक नदी है, ओके। गोदावरी की ये जो है आपके सहायक नदी है जो यहाँ से आपके अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, कोई एक कार समान चाल से चलता है, उसका संवेग बदल रहा है, तो कार अगर उसका संवेग बदल रहा है तो कार क्या होगी, बताइए। संवेग अगर बदल रहा है तो क्या होगा। आपको पता है संवेग क्या होता है। संवेग जो है अगर किसी भी चीज़ का वेग बदलता है, यानी कि उसकी वेग अगर में चेंज आ रही है तो संवेग में भी चेंज आएगा। ये चीज़ आप लोग को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका वेग बदल रहा है तो उसका संवेग में भी अंतर आएगा, ठीक है। तो कोई पिंड अगर एक वृत्ति से, मान लो चलो कोई पिंड एक अगर वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चल रही है, ठीक है, तो उसका वेग वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहेगा। जी भैया, क्योंकि आपको पता है ये सीधा चलना अलग बात है, लेकिन अगर आप वृत्तीय पथ पे चल रहे हैं तो यहाँ चीज़ें आपको अलग होंगी। तो यहाँ आपको अलग अलग समय पर जो है अपनी चाल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पता है। तो वेग की दिशा भी क्या है, लगातार परिवर्तित होती रहेगी, ओके। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, दीर्घ वृत्तीय पथ पर हो सकती है। कहाँ पर, दीर्घ वृत्तीय पथ पर हो सकती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक समान चाल से अगर गतिमान है तो उसका संवेग बदल रहा है। संवेग बदल यानी कि वेग बदल रहा है। अगर संवेग बदल रहा है यानी कि वेग बदल रहा है। और मैंने बताया वो कहाँ पर भैया, आपके वृत्ताकार या दीर्घ वृत्तीय पथ पर
जो है एक समान जब गति से चलती है तो क्या होता है, उसकी गति त्वरित होती है, ठीक है। और त्वरित होने का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन। तो उसमें क्या होगा, चेंजेज आते रहेंगे और वो वेग पे जाकर डिपेंड करता है, वेग चेंज हो रहा है तो आपका संवेग भी बदलेगा। देखिए किस हिसाब से चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, यहाँ पर मैंने आपको वो चीज़ बताने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, को शपथ कौन सा सही है, इन तीनों कथनों में से बताइए कौन सा सही है, जवाब दीजिए। इन तीनों कथनों में से बताइए कौन सा सही है, आपको जवाब देना, बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अच्छा ये एक मिनट, ये दूसरा कथन नहीं है, दूसरा कथन ये है, ठीक है। ये प्रश्न बनाने में गलती कर दी, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ये प्रश्न में कह रहा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया अनुच्छेद 219 जो कहता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में कहता है, और वहीं अनुच्छेद 124 जो कहता है वो उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में कहता है। तो दोनों कथन सही है भैया, यहाँ पर जी भैया दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने सी जवाब दिया, क्या सी जवाब दिया है तो सही कर ले। अनुच्छेद 219 124 यही कहते हैं कि राष्ट्रपति आपके सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के, और आपका राज्यपाल 219 के अंतर्गत राज्य के राज्यपालों को, राज्य के न्यायाधीशों को जो उच्च न्यायालय के होंगे, हाई कोर्ट के, उन्हें करेगा। चले यहाँ पर सुमेलित करना, ए बी सी डी दिया है, यहाँ पर दिया है क्या, 1 2 3 4। चलिए सुमेलित करना भैया, आप लोग को सुमेलित करिए, फटाफट बताइए। और भैया देखो यहाँ पर शाम को 4 बजे आप लोग की क्लास चलती है, जहाँ पर आपके ये अल्टरनेटिव चलती रहती है। कभी आपकी पॉलिटिक्स क्लास देखने को मिलेगी, तो कभी इस टाइम पर आप लोग को जो है क्या बिहार जी की क्लास देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली नहीं, यहाँ पर अल्टरनेट वे में यहाँ पर क्लासेज आप लोग को देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है ये सब शाम को 4 बजे आप लोग को देखने मिलती है, जरूर जुड़ा करें। तो चलो भैया, जो आप लोगों को पता है, देखो आईने अकबरी किसने लिखा था, ये तो सबको पता है ना। तो आईने अकबरी किसने, अबुल फजल ने लिखा था। तो डी का 2 कहाँ दिया है, डी में दिया है, सी में दिया, यानी कि ए और डी हमारा पहले ही बाहर हो गया। अब देखो यहाँ से हमें क्या और अच्छे से आ रहा है, तो फुतूहे हाथ ए आलमगिरी, ये आप लोग को अच्छे से पता होगा, जैसे कि इसने ईश्वर दास जी ने लिखा है, तो यानी कि सी का 4 हो गया। अब सी का 4 कहाँ दिया, सी में, तो यानी कि आपका ये देखो हमें पूरा नहीं पता था, मैंने किस तरह से जाना कि मुझे पूरा नहीं पता है, लेकिन मुझे एक दो चीज़ें ऐसी है जो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है, जिससे मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस का प्रयोग करते हुए हम जो है ऑप्शन की तरफ गए, और ऑप्शन ने हमें बता दिया कि ठीक है, आप जिसको लेकर श्योर हैं वो ये है, और यही इसका सही जवाब है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, मैंने गलत ऑप्शन आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 4-2 है, यहाँ पर भी 4-2 है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने जल्दबाजी कर दी यहाँ पर भी, लेकिन अब देखो 1 और 3 का मामला फंस रहा है। अब तारीख़ शेर शाही और तारीख़ अल्फ़ी, इन दोनों में से देखना है। तो भैया आपके जो है तारीख़ शेर शाही को अगर देखा जाए तो इस पर नहीं, लेकिन अल्फ़ी को बदायूनी जी ने लिखा, तो बी का 1, तो बी का 1 यहाँ पे, तो इसलिए सही जवाब इसका बी हो जाएगा। माफ़ करिएगा, उसे मैंने आपको सी बताया था, वो गलत जवाब था, ठीक है, वो गलत जवाब था, इसका सही जवाब बी होगा, ठीक है, बी, ओके, बी होगा, माफ़ करिएगा। उसको मैंने जो है, मैं 4-2 पे चला गया, लेकिन मेरा ध्यान बाद में गया आपको बता देते कि बी में भी 4-2 दिया हुआ। तो हमारा अप्रोच सही था, सब कुछ सही था, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने खेला, तो हम जल्दबाजी में प्रश्नों को, क्योंकि देखिए OMR सीट होता तो मेरा हो सकता है ये प्रश्न अगर मैं भर दिया होता तो फिर मेरा ख़त्म हो जाता। अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा होता, मैं सी और डी में कन्फ्यूजन में अगर सी को सही कर दिया होता तो पेपर तो चलो सही है, लेकिन अगर OMR में भर दिया होता इसलिए गलत। इसलिए OMR में भरने से पहले एक बार चेक ज़रूर करें। यहाँ से देखो, इस गलती से आप लोग को क्या सीख मिलती है कि गलती मैंने की, लेकिन सीख आप लोग लीजिए क्या, कि इस तरह से प्रश्नों करते समय आप हमेशा OMR में जाने से पहले एक बार रीचेक कर लें कि क्या भैया सही है, और OMR भरते समय हमेशा जो है कंसंट्रेट होकर के भरें, ठीक है। क्योंकि मेन आपके यही है भैया, आपकी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप OMR में गलत भर दिए तो आपका कितना भी मेहनत करो सब जीरो हो जाता है, क्योंकि अंतिम में आपका OMR ही चेक होता है, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए भाई, यहाँ पर स्टोमेटा, जाइलम, फ्लोएम, रूट हेयर, ये बताओ उनका कार्य क्या, ये पौधों के भाग होते हैं और उनका काम क्या होता है, बताइए। देखो भाई, जो आपका जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है,
जाइलम जो है आपके जो भी पौधे होते हैं उसमें क्या करता है, जल का परिवहन करता है, ठीक है, जल का परिवहन करता है। ओके, रूट हेयर क्या करता है, रूट हेयर आपके भैया जल का अवशोषण करता है। तो देखो बी का 2 और यहाँ दिया और कहीं दिया है, इसमें दिया है में, और सी का 4, डी का 4 तो यहाँ दिया है। अब देखो फिर हम वैसे गए तो यहाँ पर हमारा सी जवाब सही है, ये सही है भैया, ठीक है, आराम से रहो, सही है। यानी कि आपका स्टोमेटा क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, फ्लोएम क्या करता है, जल का भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो फ्लोएम आपके भोजन का परिवहन करता है, जल का परिवहन आपके जाइलम करता है, वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा द्वारा होता है, और जल अवशोषण आपके रूट हेयर द्वारा होता है, जो पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, लेंस के संदर्भ में आपको यहाँ पर बताना है और कौन सा सही है आप लोग को उसका जवाब देना है। चलिए भैया कौन सा सही है जवाब दीजिए। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार में बड़ा होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा तथा वस्तु से आकार में छोटा होता है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये प्रश्न मैंने कई बार आप लोगों को कराया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है यही कहता हूँ ना कि आज जो है 69 क्लास हो गई है प्रैक्टिस सेट की। 1660 प्रश्न के करीब जो है हम लोगों ने कर लिया, 1670-80 प्रश्न तक हम लोग कर लेंगे। इसमें ऐसे प्रश्न इतनी बार मैंने करा दिया है जिसका जवाब नहीं है। जी भैया अगर आपका जवाब यहाँ पर बी है तो सही कर लें, क्योंकि यही सही जवाब है। उत्तल लेंस क्या होता है, देखो उत्तल लेंस एक सीधी और आवर्धित छवि बनाता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस आम तौर पर उस पर पड़ने वाले प्रकाश के अभिसरित यानी कि अंदर की ओर झुका देता है, ठीक है, अंदर की ओर झुका देता है। इसीलिए अभी इसे क्या अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसी को अभिसारी लेंस कहते हैं भैया, ठीक है, ओके, अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस क्या कहता है, अवतल लेंस वस्तु की तुलना में आभासी, देखो आभासी, सीधा और वस्तु से आकार में छोटा होगा, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, अपसरित कहते हैं, अपसरित कहते हैं। जहाँ उसे अभिसारी कहते हैं वहीं से अपसरित कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रकाश आती है उसे बाहर की तरफ मोड़ देता है, यानी कि उसको छोटा करने के लिए क्या करता है, बाहर की तरफ मोड़ देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अंदर की तरफ, और इसमें क्या होता है बाहर की तरफ मोड़ देता है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जैन साहित्य ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, बताओ कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या थेरी, पहले यहाँ थेरी गाथा होगा इसका, ठीक है, थेरी गाथा ये दरअसल आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से भैया, बौद्ध धर्म से ये आपका संबंध रखता है। ये आपके लगभग 600 ईसा पूर्व में, जी भैया 600 ईसा पूर्व में जो इनके क्या नाम है, आपके जो यहाँ पर लोग थे बौद्ध ग्रंथ थे, उनके जो है संघ के शुरुआती सदस्यों द्वारा सुनाई गई छोटी कविताओं का एक संग्रह है, ठीक है, समझिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रांस ह्यूमन्स शब्द को सही ढंग से क्या करता है, परिभाषित करता है। इसे भाई जब मैं अपनी करंट अफेयर्स क्लास लेकर के आता हूँ जो हर संडे को वीकली होती है, कब होती है भैया, हर संडे को वीकली होती है, जहाँ पर मैं आपको रिवीजन बेस पे आपको चीज़ें लेकर के आता हूँ, जो आप उनमें से क्या जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको लेकर के आता हूँ, तो उसे आप देखा करिए। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, देखिए ट्रांस ह्यूमन्स एक प्रकार का पशुचरण या खाना बदोशवाद है जो निश्चित गर्मी और सर्दियों के चारागाहों के बीच पशुधन का एक मौसमी आंदोलन है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों का अपने पर जानवरों के साथ पहाड़ों से ऊपर या नीचे मौसमी प्रवास, ठीक है। जैसे पता है जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गर्मियों में क्या होता है ऊंचे चरगाहों, और सर्दियों में क्या निचली घाटियों के बीच आवाजाही होती है, ठीक है। चरवाहों का एक अस्थायी घर होता है आमतौर पर घाटियों में। ये जो है आपके कहाँ मिलेगा, पहाड़ों में। आपको पता है पहाड़ में जब बर्फ़ गिरने लगती है तो वहाँ फिर ऊपर चढ़ने नहीं जा पाते, तो लोग कहीं अलग जाते हैं। वहीं जब मौसम जो है क्या नाम है आपके ग्रीष्म का होता है तो लोग फिर ऊपर जा पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और देखो ट्रांस ह्यूमन्स, अब शब्द मत भूलना, कितनी देखो ऐसे बहुत डिटेल में मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ना, नेवर डू पीएचडी। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीएचडी मत करने जाइए, आप चीज़ों को बस समझिए। आपको चीज़ों को समझना है और क्या करना है, मतलब आपको पता है मैं अगर कहूँ आपसे
तो आपको अपनी तैयारी का 70 से 80% तैयारी ऐसे करनी है कि क्लास 12th लेवल की करनी, ठीक है, 12th लेवल की। और 20 से 30% की तैयारी आप करिए कि आपको ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। आप इतना करिए, देखिए आप इनफ है भैया। एनसीईआरटी बुक क्यों कहा जाता है? एनसीईआरटी बुक आप लोग कहाँ पढ़ते हो? 10th 11th 12th में पढ़ते हो ना, तो बस वही 12th लेवल की देखो कि पढ़ लो। और जो कुछ 20-30% कह रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से इतिहास हो गया, कुछ सब्जेक्ट हो गए, उनके आप जो है स्पेसिफिक बुक्स ले लो, बस हो गया, दैट्स इनफ। वही जो ये जो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये फार्मूला आप अंदाज लीजिएगा, आपका कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। जैसे लोग बहुत पढ़ने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के चलते, इसलिए लोग कन्फ्यूज जाते हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, देखो ये आराम से पता होगा। K2 आपका कहाँ पर भैया? K2 आपका भारत में है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में। तो A का 1 B का 2, A का 1 B का, एक मिनट माफ़ करिए, ये थोड़ा सा मैंने गलत लगा, एक मिनट रुको। A का 2, हाँ सही तो लगाया था यार, मैं उल्टा बोल रहा था, तो मैं A का 2 B का 1, ठीक है, ये सही था, A सही, ओके। और यहाँ पर माउंट मैकिनले और एकांगुआ पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो यार, उत्तरी अमेरिका और आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। जो हम लोग को पता है, मैं देखो जो मैं पहले वहाँ पढ़ता हूँ, ऐसे मिलाने वाले प्रश्न पहले मैं पढ़ता हूँ, मुझे क्या पता है, मैं यही देखता हूँ मुझे क्या पता है इनमें से, क्योंकि ये क्या दिया है इससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनमें जो दिया है मैंने इसमें से कुछ ना पढ़ा हो। अरे 4 में से 2 पढ़ा है, तो हो सकता है 2 ऑप्शन से आ जाए, 1 पढ़ा है, हो सकता है 1 के ऑप्शन से आ जाए, तो क्या पता है पहले उसको अप्रोच करो, बाकी जो है वहाँ पर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया, ब्रिक्स संगठन में शामिल किस देशों को नया शामिल किया गया? चलो भैया, ये मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोग को पढ़ाया हुआ है, जो कि हो चुकी है, ठीक है, इस चीज़ को मैंने कवर किया हुआ है, इसीलिए कहता हूँ उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि क्या हुआ था, फिर कौन इस देश से बाहर निकल गया था, किन परिस्थितियों में क्या हुआ था, ठीक है। तो भैया 1 जनवरी 2024 को कुल 6 देशों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया था, तो उसका सही जवाब क्या है? अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया, ठीक है। ये जो है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन था जो 2024 में हुआ, ये आपका 15वां ब्रिक्स सम्मेलन था, ओके, जो आपके दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए अगर भाई करंट अफेयर्स क्लास मेरी मत मिस किया करो, आप देखोगे जो चीज़ ज़रूरी है वो आप मेरी उस क्लास में पाओगे। मैं बहुत चुनिंदा प्रश्न लेकर के आता हूँ, मैं भंडारा नहीं करता हूँ कि रोज़ पढ़ाऊँ, नहीं रोज़ नहीं भैया, मैं बार बार कहता हूँ रोज़ करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा समय देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही बेसिक और टू द पॉइंट करंट अफेयर्स पूछा जाता है। उसके लिए आप बस करंट अफेयर्स जब हो जाए तब उसको सही से आप एक बार देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर। अब वो काम मैं करके देता हूँ, आपको वो भी नहीं करना, बस आपको पढ़ना है। भंडारित अनाज को कीड़े और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए किन पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? इतना आसान सा प्रश्न बताओ। ये भैया जो है इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है भैया? आपके नीम का पेड़। नीम का पेड़ अगर आप देखोगे तो ये भारत का, जी भैया, नीम का पेड़ अगर आप देखोगे तो ये भारत का जो है स्पेसिफिक है, ठीक है, ये भारत का अपना क्या मूलतः पेड़ है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका उपदेश क्या है, जवाब दीजिए। उपदेश क्या है भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रयान 3 आपको पता है गया था, उस पर रोवर था, लैंडर था, तो रोवर पर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी था, इसका क्या काम है? तो यार यहाँ से तुम नाम से समझ सकते हो कि तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी के संरचना का विश्लेषण करना। जी भैया, ये जो लिप्स था इसे बेंगलुरु में इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम जो क्या कहते हैं इसरो की, उसमें विकसित किया गया था, और इससे जो है सल्फ़र की उपस्थिति की, सल्फ़र मतलब ये पता लगा कि वहाँ पर सल्फ़र पाया गया है, ठीक है। और ये जो आप लिप्स देख रहे हो ना, लिप्स जो लेजर प्रेरित ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये उस संरचना का, मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करने के लिए पूरी तरीके से डिजाइन ही किया गया, ठीक है। अभी तक ये पता लगा है कि वहाँ पर एल्यूमिनियम, ठीक है, अभी तक जो पता लगा है वहाँ पर सल्फ़र, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रोमियम, टाइटेनियम, इन सब की उपस्थिति देखी गई है, ठीक है।
अब आगे देखना है कि क्या इसमें और क्या क्या है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन की जांच जारी है और अभी ऑक्सीजन के अस्तित्व का भी थोड़ा मोड़ा पता चला है। अभी ऑक्सीजन का ही पता चला है लेकिन उतना क्लियर नहीं है। बाकी अभी हाइड्रोजन का लेकर के यहाँ पर जो है जांच जारी है कि क्या निकल कर आता है, देखेंगे। चलिए भैया, प्रश्न है कौन सा महासागरीय लवणता के अक्षांशीय आपके जो है अवरोही क्रम का सही क्रम है। चलिए बताइए भैया, मैंने अभी इसी सीरीज में आप लोगों को जो ये डेली प्रैक्टिस है इसमें लवणता कब कहाँ किस अक्षांश पे और कैसे ऊपर नीचे होता है बताया हुआ था। कैसे गर्मियों में ये लवणता जो आपका अक्षांश होता है ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो इसका अवरोही क्रम क्या होगा भैया? कहाँ पर ज़्यादा होता फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता, बताइए। तो आपको पता है जितना ये सूर्य के निकट होगा उतना उसकी क्या लवणता ज़्यादा होगी, जितना ऊपर जाएगा उतनी लवणता कम होती जाएगी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, सबसे ज़्यादा इसका भैया 15 डिग्री 40 डिग्री उत्तर में होगा। तो यानी कि 2 से शुरुआत करना, तो बी और सी में जो है यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। ए और डी को हटा दो। अब उसके बाद क्या 15 से 40 हो गया। अब 40 से 50 में होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर भैया देखो, अब उसके बाद आपका आता है 10 से 15। अब आपका कहा 10 से 15 में आता है, ठीक है। 10 से 15 में क्यों? क्योंकि देखो जो 10 से 15 का होता है यहाँ पर बरसात बहुत होती है, तो इसलिए वहाँ लवणता कम होती है। लेकिन 15 से 40 के बीच में क्या होता है, गर्मी भी होती है और बरसात कम होती है, तो इसलिए यहाँ लवणता ज़्यादा होती है। ये ध्यान समझना तुम लोग, ठीक है। तो इसलिए ये क्या, ये दूसरे नंबर पर हो गया, यानी कि ए दूसरे नंबर पर कहाँ है, बी और सी दोनों में है। वहीं फिर 40 डिग्री होगा 50 होगा, तो ये भैया बहुत ही आसान की। उसके बाद क्या 40 फिर 50, ठीक है। तो यानी क्या फिर 3 और फिर 4, तो यहाँ पर जितने क्या बी जवाब दिया और सही कर लो। देखिए बहुत ही बेसिक। अब देखो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा होता तो मैंने जिस हिसाब से चीज़ें बताई आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता ही नहीं। मैंने कहा कितनी बेसिक चीज़ पूछी गई इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि इसीलिए आप कन्फ्यूजन थे ना कि 10-15 क्यों सर दूसरे नंबर पर होगा, अगर हिसाब से देखा जाए पहले नंबर पर। मैंने बताया ना कि भैया लवणता अगर शुद्ध पानी आ रहा है तो लवणता कम हो जाती है ना, तो इसीलिए आप देखोगे, आप समझ रहे हो ना। इसलिए नदी के मुहानों पर जो नदी समुद्र होते हैं उनकी लवणता कम होती है। चलिए, सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए चंद्र ये स्लिम लॉन्च किया गया, किस देश ने भैया स्लिम लॉन्च किया? चलो ये भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ये प्रश्न भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ये करंट अफेयर्स क्लास में मैंने कराया हुआ है। हाँ चलिए भैया जवाब दीजिए, आप सभी लोग को फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान सा प्रश्न था भैया, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है जापान, वो सही करे, ठीक है। जापान ने भैया 7 दिसंबर 2023 को, कब भैया 7 दिसंबर 2023 को क्या स्लिम जो है लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका लक्ष्य है कि ये जो चंद्रमा की सतह पर क्या सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, जैसे भारत ने कराया है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में क्या सत्य है? एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में क्या सत्य है, बताइए। एरोबिक का मतलब क्या होता है, अवायु जीव, ठीक है। मतलब जो क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। और एरोब क्या होता है, जो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन हो या ना हो ये विकसित हो जाएंगे, मतलब नहीं हो तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन मिल गए मर जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। तो जितने लोगों ने क्या उपयुक्त तो सभी जवाब दिया है वो सही कर लें। मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में पनपना, ये पहला सत्य। अपने भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों का सेवन करना, सीवेज में कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करना, जी भैया। तो ये एरोबिक आपके होते हैं, ठीक है। अवायुजीव अवायुजीव, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, बताइए। 1 2 3 4, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
चले भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसमें अगर आपको इतना समय लग रहा है, सोच रहे हो भैया बताओ भूमि क्या, वनस्पति की हानि होगी, चारा होगा, स्थानांतरित खेती होगी, जंगल का अधिक, कितना इसमें आसान सा प्रश्न था भैया। यही सारी चीज़ें तो उसकी भूमि को निम्नीकरण कर रही हैं भैया, यानी डिग्रेडेशन कर रही हैं। डिग्रेडेशन का इससे अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है। किस निकाय के कार्य केवल सलाहकारी प्रवृत्ति तक ही सीमित है। अरे यार इतना आसान सा प्रश्न है, बताओ किसका भैया निकाय कार्य केवल सलाहकारी है, बताओ। मैं सही बताऊं तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये मतलब इसका सही जवाब विधान परिषद है। मुझे समझ नहीं आता कि राज्य जो है ये विधान परिषद का निर्माण करते क्यों हैं। मतलब कोई बहुत विशेष शक्तियां हैं नहीं इनके पास। अब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर केवल जो है लोगों को खुश करने के लिए सरकार में टैक्स पेयर्स के पैसा का फालतू उपयोग करने के लिए विधान परिषद है। अदरवाइज कोई विधान परिषद अगर ना भी हो तब भी राज्य सुचारू रूप से और बढ़िया तरीके से चल सकता है। मैंने इतना जितना मैंने पॉलिटी पढ़ा है, जितना मैंने राज्य, अरे पूरे इंडिया में कुल 7-8 राज्य हैं जहाँ पर है ही है विधान परिषद, ठीक है। हर राज्य में नहीं है, जहाँ नहीं क्या वो नहीं चल रहा, बहुत अच्छे से चल रहा है। पता नहीं क्या जरूरत है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। चलिए 2023 से प्रधानमंत्री जिस आसियान शिखर सम्मेलन का उसका विषय क्या है। चलो भैया मैंने कहा था ना थीम बहुत जरूरी होता है, थीम के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। तो भैया 7 सितंबर 2023 को, जी भैया 7 सितंबर 2023 को यहाँ पर जकार्ता में यानी कि इंडोनेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन का हुआ, ठीक है। इसका विषय था आसियान मामले विकास का केंद्र। क्या था भैया, आसियान मामले विकास का केंद्र। ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर लो, ठीक है ओके। मोदी जी ने दिल्ली और तिमोर लेस्ते में एक भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की। दिल्ली जो आप देख रहे हो ये आपका एक देश है, क्या नाम है, तिमोर लेस्ते। अब आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर उन्होंने क्या दिल्ली यानी तिमोर लेस्ते में अपना एक क्या दूतावास खोलने की घोषणा की। तो यहाँ पर ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि भारत ने कहाँ पर अपना दूतावास खोला, क्योंकि बहुत ही छोटा सा देश है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी की दृष्टि से। चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए क्या होगा, 1, 2, 3 और कौन सा सही है आपको जवाब देना, ठीक है। चलो जो जैविक खाद को लेकर के, जैविक खाद देखो भाई इस समय गवर्नमेंट भी नेचुरल फार्मिंग और ये सब की चीज़ों पर जोर दे रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों इन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पकड़ करनी है, ठीक है। क्योंकि आपने कृषि, आपको पता ना यूपी पीसीएस में कृषि से अच्छे खासे प्रश्न आ जाते हैं। हर साल जो है कम से कम यूपी पीसीएस में 3-4 प्रश्न तो कृषि संबंधित आ ही जाते हैं जो डायरेक्ट कृषि बेस होते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, 1, 2, 3, जितनों ने क्या 1, 2, 3 यानी कि तीनों जवाब दिया, उस सही करें, ठीक है। जैविक खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं बिना किसी, ये अगर देखा जाए तो जी भैया छिद्रयुक्त और भुरभुरा होते हैं, ओके। इनमें यह जो है मित्र रोगाणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं, मित्र रोगाणुओं की संख्या, ठीक है। जो रासायनिक उर्वरकों के लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरकता जो कम हो जाती है, जो जल प्रदूषण होता है उसे क्या करते हैं, यह कम कर देते हैं। जो आपके देखते हो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से होता है, ठीक है। चलो भैया आज का आखिरी प्रश्न के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं, बताइए। और इस आखिरी प्रश्न साथ फिर बता रहा हूँ, संडे को जो करंट अफेयर्स क्लास होती है रोज़ सुबह 10 बजे, उसे जरूर से जरूर देखा करो, ठीक है। और ये क्लास आप लोग की हो रही है शाम को 4 बजे भी आप लोग क्लास चलती है, जहाँ पर बिहार जीके स्पेशल और ये पॉलिटी सब्जेक्ट की स्पेशल क्लास चल रही, सब्जेक्टिव वाइज जो मैंने कहा था। ये अल्टरनेट होती है, लेकिन आपके बिहार की होती है, लेकिन पॉलिटिक्स जो होती है आपको होना चाहिए, ठीक है। चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। ये अधिवेशन है, उनका क्या महत्व है, 3 अधिवेशनों के बारे में पूछ रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो सही सुमेलित नहीं इसका सही जवाब है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, 1886 में जो है 1886 में आपका क्या होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे यार ये तीनों गलत है भैया, यहाँ डी होगा, यहाँ तीनों गलत है। देखो नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय आपके 1886 में हुआ था, ना कि मतलब इस जो आपके ये दिया 90 में। और 1887 में आपका क्या हुआ था, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी और क्या बने थे, पहले कांग्रेस नेता बने थे। और कांग्रेस का यहाँ पर संविधान तैयार हुआ था 1908 में, ना कि 1885 में।
तो भैया यहाँ से इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब डी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भैया क्लास आप लोग को अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, सारी क्लासेस देखा करो। मैं देख रहा हूँ पिछली क्लासेज आप लोगों ने बहुत कम की थी, कारण मैं नहीं जान पाता हूँ क्या दिक्कत है, लेकिन भैया सुबह 10 बजे मैं आप लोग के लिए पूरी मेहनत करके लेकर आता हूँ। चीज़ों को, चुनिंदा प्रश्नों को लाता हूँ जो ज़रूरी है, और ऐसे प्रश्नों को लेकर के आता हूँ जिससे आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, पेपर करने की समझ बढ़े, और साथ ही साथ पेपर कैसे करना है इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी है, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताएं क्लास कैसे लगी, और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर करें। और ये नंबर लिख लो भैया, कोई भी तरह की दिक्कत हो 7905095134, आप इस पर मुझे आसानी से क्या मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर, और आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।